नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। मैं आपका फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एक्सीलेंस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लास्ट टाइम अपनी एंशिएंट इंडिया की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट कर दी थी, जिसमें हमने आपको 20 क्लास प्रोवाइड करवाई थी। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका था और अब भी रिपीट कर देता हूं बात, कि अगर आपने हमारी एंशिएंट इंडिया की जो कंप्लीट सीरीज़ है उसकी 20 की 20 क्लास लगा ली तो आपको किसी भी वनडे एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और आपके एंशिएंट इंडिया से जितने भी टॉपिक होंगे वो सारे के सारे उन 20 क्लास से क्लियर हो जाएंगे। और किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आने वाले एंशिएंट इंडिया से कोई भी टॉपिक होगा जिसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपके सभी के सभी टॉपिक जो है वो वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने एंशिएंट इंडिया को लो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ना है और बेसिक क्लियर करने हैं अपने, तो आप हमारी वो 20 की 20 क्लास लगा सकते हैं, जिससे कि आपका बेस जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं अपने चैनल पर मध्यकालीन भारत, और जिसको हम मिडिवल इंडिया भी बोल देते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके थे कि आपके 712 ईस्वी से पहले जो भी समय था, पहले का जो भी समय था वो हमारा एंशिएंट इंडिया में आता था। और 712 से लेकर 1707 तक जो है वो आपका मिडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत में आएगा। और दोस्तों, 1707 से लेके आगे 1947 तक जो हमारा समय काल है वो आपका मॉडर्न इंडिया में आएगा। तो दोस्तों, 1707 से लेके आपका 1947 तक का जो समय काल है वो आपका मॉडर्न इंडिया में आ जाएगा। 1947 के बाद का जो इतिहास होगा वो दरअसल पॉलिटिकल साइंस में आता है। उसके बाद हमारी राजनीतिक शुरू हो जाती है। उसके बाद का सिलेबस जो है हमारे राजनीतिक में कहलाएगा। तब जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था 1947 तक, उससे पहले तक, तब तक हमारी मॉडर्न हिस्ट्री कहलाएगी, जिसका जिक्र हम मिडिवल इंडिया ख़त्म होने के बाद जिक्र करेंगे। उसकी भी हम ऐसे ही एक कंटिन्यूस सीरीज़ बनाएंगे, जिसके तहत हम आपको वन करके सभी के सभी टॉपिक जो है वो क्लियर करवा देंगे। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों 712 ईस्वी की शुरुआत। दोस्तों, 712 ईस्वी की शुरुआत जो है वो मोहम्मद बिन कासिम से हुई थी। दोस्तों, कहा जाता है मोहम्मद बिन कासिम जो है वो प्रथम आक्रमणकारी हुआ करता था, या आप इसको प्रथम अरबी आक्रमणकारी कह देते हैं। दोस्तों, कह सकते हैं इसने भारत पर आक्रमण किया था। और भारत पर जिस जगह पर आक्रमण किया था वो सिंध नामक जगह हुआ करती थी। जो भी कोई आक्रमणकारी होता था वो सबसे पहले भारत के उत्तर पूर्व में ही आक्रमण किया करता था। तो जो सिंध है वो भारत के उत्तर पूर्व में ही पड़ता है, इसलिए जो मोहम्मद बिन कासिम होता था उसने भारत के उत्तर पूर्व पर की साइड से ही आक्रमण किया था, जहाँ सिंध नामक जगह हुआ करती थी। तो दोस्तों, अगर किसी भी वनडे एग्ज़ाम में अगर ऐसे आ जाए कि मिडिवल इंडिया यानी मिडिवल जो आपकी हिस्ट्री है उसमें भारत पर सबसे पहला आक्रमणकारी कौन होता था, तो मोहम्मद बिन कासिम होगा। और मोहम्मद बिन कासिम अरबी आक्रमणकारी भी कहलाता है। या क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा जा सकता है कि भारत पर प्रथम अरबी आक्रमणकारी कौन होता था, तो मोहम्मद बिन कासिम होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, बस आपको वो लैंग्वेज पकड़नी है और उसके तहत ही आपको उस आंसर को क्लिक करना है जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों, जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था तब वो मात्र 17 वर्ष की आयु का हुआ करता था। और जब उसका सामना राजा दाहिर के साथ हुआ तब उस जगह का नाम भी सिंध हुआ करता था। मतलब जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था यानी सिंध पर आक्रमण किया था, तब उसका जो सामना है वो राजा दाहिर से होता है। मतलब अपोजिट में राजा दाहिर होते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। जो मोहम्मद बिन कासिम होते थे वो अपने साथ एक दिहरम नामक सिक्का लेकर आए थे। मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ बहुत सी चीज़ें लेकर आए थे, जिसके बारे में हम वन बाय वन कर डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहली हमारी चीज़ क्या है, दिहरम नामक सिक्का।
अगर ये बोल दे दिरहम नामक सिक्का कौन लेकर आया या किसने चलाया, तो मोहम्मद बिन कासिम होगा दोस्तों। इस आक्रमण की जानकारी हमें चचनामा पुस्तक से मिलती है दोस्तों, और चचनामा पुस्तक के जो लेखक माने जाते हैं वो काजी इस्माइल और अली अहमद, ये दो वो व्यक्ति हुआ करते थे दोस्तों जिन्होंने चचनामा पुस्तक लिखी थी। और इस चचनामा पुस्तक से ही हमें दोस्तों इस युद्ध का, इस आक्रमण का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि चचनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो काजी इस्माइल और अली अहमद दो प्रमुख व्यक्ति रहेंगे। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ एक जजिया कर लेकर आए थे, और जजिया कर एक बहुत ही फेमस कर होता है दोस्तों। जजिया कर दोस्तों वो कर होता है जो एक धार्मिक कर कहलाता था, और जो कि गैर मुसलमान यानी कि जो मुसलमान नहीं हुआ करते थे, जे आप हिंदू भी बोल सकते हैं, तो मतलब जो जजिया कर होता था वो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, और ब्राह्मणों पर भी लगाया जाता था, और औरतों पर भी लगाया जाता था। मतलब औरतों को भी ये कर देना पड़ता था, ब्राह्मणों को भी ये कर देना पड़ता था, और जो लोग मुसलमान नहीं होते थे उनको भी ये कर देना होता था। ये कंपलसरी कर हुआ करता था दोस्तों। जजिया कर को बड़े स्तर पर लागू करने वाला राजा अगर पूछ ले तो वो आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा दोस्तों। आगे चलकर फिरोज शाह तुगलक राजा आएंगे जो कि तुगलक वंश से संबंधित होंगे। वो राजा आने के बाद जजिया कर को इतने बड़े स्तर पर लागू करेंगे कि ये बच्चों से भी कर लिया करेंगे दोस्तों, इतने ही बड़े स्तर पर इसे लागू कर देंगे दोस्तों। जजिया कर लाने वाला अगर पहला राजा पूछे तो मोहम्मद बिन कासिम होगा, और उस कर को मतलब जजिया कर को पहली बार बंद किसने किया था, तो वो अकबर ने किया था। और कब किया था दोस्तों, 1564 में। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि जजिया कर को पहली बार बंद किसने किया था, अकबर ने किया था। कब किया था, 1564 ईस्वी में किया था दोस्तों। अकबर जो है एक अनपढ़ राजा हुआ करता था, जिसे ये नहीं पता था कि अगर वो जजिया कर को बंद कर रहा है तो उसके लिए उसे कोई बिल पास करना चाहिए जिससे वो परमानेंट बंद हो जाए। लेकिन नहीं, वो एक अनपढ़ राजा हुआ करता था, उसने ऐसे ही बोलकर अनाउंसमेंट करवा दी थी कि जजिया कर जो है वो समाप्त हो रहा है। लेकिन जिसका फ़ायदा उठाकर आगे चलकर 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। औरंगजेब जो है मुगल वंश के राजा हुआ करते थे, आगे चलकर जो है जजिया कर को पुनः लागू कर देंगे। तो दोस्तों जो आपका जजिया कर होता है वो जजिया कर पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया, उसके बाद उसको पहली बार बंद अकबर ने किया, लेकिन वो पूर्णतः बंद नहीं कर पाया क्योंकि वो अनपढ़ राजा होता था। उसने कोई बिल पास किए बिना ही सिर्फ अनाउंसमेंट कर दी थी कि जजिया कर जो है वो बंद हो रहा है। लेकिन आगे चलकर 1679 में औरंगजेब पुनः जजिया कर को लागू कर देता है। परंतु दोस्तों आगे चलकर एक पढ़ा लिखा राजा आता है जिसका नाम होता है मोहम्मद शाह रंगीला, और मोहम्मद शाह रंगीला ने 1719-20 ईस्वी में एक फरमान जारी किया, जिसे आप बिल भी बोल सकते हैं, कि उसने एक बिल जारी किया, और उसने उस बिल में, उस फरमान में ये लिखा कि आज के बाद मुगल रहे या ना रहे, मैं रहूं या ना रहूं, परंतु जजिया कर नहीं रहेगा। और ये बात लिखकर एक फरमान जारी कर जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया, जो कि एक पढ़ा लिखा राजा हुआ करता था। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम जो है उसका प्रमुख उद्देश्य सिर्फ आक्रमण करना हुआ करता था और धन को लूटना हुआ करता था। दोस्तों अगर उसका मेन मकसद राज्य का विस्तार करना होता तो वो राज्यों को हड़पने की कोशिश करता, ना कि आक्रमण करना और धन को लूटना। दोस्तों वो क्या किया करता था, मोहम्मद बिन कासिम किसी भी क्षेत्र में जाता था, वहाँ जाकर आक्रमण करता था और धन को लूटता था और वापस अपने ठिकाने पर चला जाया करता था। लेकिन अगर दोस्तों इसका उद्देश्य राज्य विस्तार करने का होता तो राज्य को हड़प लेता और वहाँ जाकर शासन करने लग जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों, इसका प्रमुख जो उद्देश्य माना जाता था वो सिर्फ आक्रमण करना, धन को लूटना और इस्लाम का प्रचार करना होता था। दोस्तों इसी वीडियो के अंदर हम अपने तुर्क साम्राज्य, एक अलग से टॉपिक है जो इसके बाद शुरू हुआ था, तुर्क साम्राज्य को भी डिस्कस कर लेते हैं। तुर्क साम्राज्य छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो ना बनाते हुए इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारी एक ही वीडियो में 2 टॉपिक आपके क्लियर हो जाए, आपका भी टाइम बच जाए और आपका ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक जो है कवर हो जाए।
दोस्तों जो तुर्क साम्राज्य आपका स्टार्ट होता है उसके संस्थापक जो कहलाते हैं वो अलप्तगीन कहलाएंगे, और अलप्तगीन ने ही तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों अगर आपसे ये पूछ ले कि पहला अरबी आक्रमणकारी कौन होता है, तो वो हम पढ़ चुके, वो था मोहम्मद बिन कासिम। और अगर आपसे पहला तुर्की आक्रमणकारी पूछ ले तो दोस्तों वो होगा सुबुक्तगीन। मेरी बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर प्रथम अरबी आक्रमणकारी पूछ ले तो वो होगा मोहम्मद बिन कासिम, और अगर प्रथम तुर्की आक्रमणकारी पूछ ले तो वो होगा सुबुक्तगीन। दोस्तों जो संस्थापक होते थे हमारे अलप्तगीन, होता क्या था, अलप्तगीन के दरबार में उसका दास होता था सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन जो है उसका वफादार दास हुआ करता था। आगे चलकर अलप्तगीन को सुबुक्तगीन इतना अच्छा लगने लगा कि आगे चलकर उसने अपनी बेटी की शादी अपने दास सुबुक्तगीन के साथ ही कर दी। इसलिए जो अलप्तगीन का दास और दामाद दोनों ही सुबुक्तगीन को कहा जाने लगा, और सुबुक्तगीन ने ही सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया था, जो कि तुर्की आक्रमणकारी कहलाया था। ठीक है ना दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं भारत पर प्रथम आक्रमणकारी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुर्की आक्रमणकारी होता था। इससे पहले जो मोहम्मद बिन कासिम होता था वो प्रथम अरबी आक्रमणकारी होता था। तो दोस्तों पजल नहीं होना, अगर प्रथम अरबी आक्रमणकारी पूछ ले तो मोहम्मद बिन कासिम होगा, और प्रथम पहला तुर्की आक्रमणकारी पूछ ले भारत पर आक्रमण करने वाला तो सुबुक्तगीन होगा। दोस्तों सुबुक्तगीन ने 977 ईस्वी में जो है भारत पर आक्रमण किया था। ये डेट मतलब सन भी याद रखना। और सुबुक्तगीन का बेटा होता था महमूद गजनवी, और महमूद गजनवी बहुत ही फेमस राजा माने गए हैं, और महमूद गजनवी इतने शक्तिशाली राजा माने गए हैं कि जिन्होंने भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किया। और इनकी खास बात दोस्तों ये है कि इन 17 बार आक्रमण करने के दौरान एक बार भी ये हारे नहीं। देख लो दोस्तों, इनकी इस खूबी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितने शक्तिशाली राजा रहे होंगे। दोस्तों अगर महमूद गजनवी का जन्म पूछ ले तो 971 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और महमूद गजनवी गजनी साम्राज्य के राजा कब बने थे, 997 से 98 ईस्वी में ये गजनी साम्राज्य के राजा बने थे। दोस्तों महमूद गजनवी जो है वो इसके बेटे होते थे, किसके दोस्तों, सुबुक्तगीन के। याद रखना, थोड़ी सी आप सीरीज़ कंटिन्यू बनाए रखना अपने माइंड में कि जो तुर्क साम्राज्य के संस्थापक थे वो अलप्तगीन थे, और अलप्तगीन का दास कौन था या दामाद कौन था, वो सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन का बेटा कौन होता था, महमूद गजनवी होता था। और महमूद गजनवी का जन्म भी पढ़ लिया हमने, उसका राजा बनने का समय भी पढ़ लिया, 997 से 98 ईस्वी में राजा बना था। दोस्तों इसने 17 बार आक्रमण किया था, और 17 के 17 आक्रमणों में एक बार भी नहीं आ रहा था, ये इसकी खास बात होती थी। दोस्तों इसके हमने 17 के 17 आक्रमण नहीं पढ़ने हैं, हमने इसके मेन इम्पोर्टेंट आक्रमण पढ़ने हैं जो हमारे किसी भी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बहुत बार देखे भी जा चुके हैं, और आने वाले किसी भी वनडे एग्जाम में देखे जा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला इसका अगर आक्रमण हम पढ़ ले तो वो 1001 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था, और इसने जिस राजा पर आक्रमण किया था उस राजा का नाम होता था राजा जयपाल। राजा जयपाल जो होता था वो एक हिंदू राजा हुआ करता था दोस्तों। और 1001 ईस्वी में जब महमूद गजनवी का राजा जयपाल से सामना होता है, उससे युद्ध होता है, तो इस युद्ध को बेहिंद का युद्ध कहा गया। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि बेहिंद का युद्ध कब लड़ा गया, 1001 ईस्वी में। बेहिंद का युद्ध किस राजा और किस राजा के बीच में लड़ा गया, तो महमूद गजनवी और राजा जयपाल के बीच में लड़ा गया। दोस्तों युद्ध मैं पढ़ाता चलूँगा, और फाइनल आपने रिजल्ट निकालना है कि भाई कौन जीता कौन हारा, क्योंकि मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया भारत पर, लेकिन वो एक बार भी नहीं हारा। तो आप आइडिया लगाते चले कि कौन जीता होगा कौन हारा होगा। तो जैसे ही 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी और राजा जयपाल के बीच युद्ध हुआ तो महमूद गजनवी जीता और राजा जयपाल हारा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों राजा जयपाल एक हिंदू शासक होता था,
और जो कि हार बर्दाश्त ना कर पाया, और जैसे ही इस युद्ध के समाप्त होने पर इसने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली और राजा जयपाल जो है वो मर गया। 1001 के बाद अगला युद्ध आता है महमूद गजनवी का 1006 ईस्वी में। और दोस्तों 1006 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मुल्तान को लूटा था और वहाँ उसका सामना होता है अब्दुल फतेह दाऊद से। और दोस्तों आप आइडिया लगा लो कि कौन जीता कौन हारा। महमूद गजनवी जीता और अब्दुल फतेह दाऊद जो है वो हारा। 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी ने दोस्तों नगरकोट को जीता और नगरकोट पर आक्रमण करने के दौरान इसने मूर्ति पूजा को जो है वो नष्ट कर दिया था। वहाँ की सभी मूर्तियाँ तोड़ दी थी, उनको भंजक कर दिया था और जितना भी पूजा का सामान था उसको जला दिया था। और दोस्तों मूर्ति पूजा के जो विरुद्ध है इसका पहला आक्रमण कहा गया था दोस्तों। ये कहा जाता था दोस्तों ये जितनी भी मूर्तियां मिला करती थी भगवान की उन सभी को नष्ट कर दिया करता था। तो दोस्तों डायरेक्ट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पुट हो जाता है कि महमूद गजनवी का कौन सा ऐसा आक्रमण है जो पहला मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला आक्रमण माना गया। तो वो नगरकोट का आक्रमण होता था जो कि 1008 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों बगदाद के खलीफा, मतलब अगर हम सही तरीके से इस लाइन का कंक्लूज़न निकाले तो कंक्लूज़न ये होगा दोस्तों, जो हमारे महमूद गजनवी थे वो एक बगदाद के खलीफा होते थे अल आदिर बिल्लाह, उनसे यामीन उत दौला की उपाधि लेकर आया था। ठीक है दोस्तों, महमूद गजनवी जो है मूर्ति पूजा भंजक की उपाधि प्राप्त कर चुके थे। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका दोस्तों, ये किसी भी युद्ध में अगर उनका युद्ध मंदिर में हुआ या मतलब उनका आक्रमण मंदिर में करते हैं तो वहाँ का जितना भी पूजा का सामग्री का सामान होता था उन सबको जला दिया करते थे। जितनी भी मूर्तियाँ थी उनको भंजक कर देते थे, उनको नष्ट कर देते, इसलिए इसे मूर्ति भंजक की भी उपाधि मिल गई थी। दोस्तों 1009 में महमूद गजनवी ने जो है वो पेशावर को लूटा और पेशावर का उस समय राजा हुआ करता था आनंदपाल। और आइडिया लगा लो दोस्तों कौन जीता होगा कौन हारा होगा। महमूद गजनवी जीता और राजा आनंदपाल हारे थे। अगला जो युद्ध है दोस्तों, जो आक्रमण है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जिस पे आप 5 स्टार लगा लीजिए क्योंकि HSSC का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये। पता नहीं कितने एग्जामों में रिपीट हो चुका और आने वाले एग्जामों में भी रिपीट होने के पूरे 90% चांस होंगे दोस्तों इसके। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन ये उठता है HSSC में कि महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया। तो 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने थानेसर को लूटा। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि हरियाणा के किस जगह पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। तो थानेसर होगा दोस्तों, जिसका पुराना नाम स्थानेश्वर होता था, जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ता है आपके। तो 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने थानेसर को लूटा। यहाँ से गजनवी एक चक्र स्वामी महाराज की मूर्ति ले गया था, जिसे आप विष्णु भगवान की मूर्ति भी कह सकते हैं, और इस मूर्ति को नष्ट करवा दिया था दोस्तों इसने। कहा जाता है दोस्तों, कई लोगों का कहना ये है कि उसने ये मूर्ति तुड़वाकर अपने मक्का मदीना की सीढ़ियों पर लगवा दिया था, जिससे लोग मतलब चल कर पैरों के नीचे लोगों के आती थी मूर्ति, जिससे कि भगवान का अपमान होता था। क्योंकि यह एक नास्तिक राजा होता था दोस्तों। आप आइडिया लगा सकते हो, खुद ही आइडिया लगा सकते हो। जिस भी युद्ध में कोई मंदिर होता था या किसी मंदिर पर यह आक्रमण करता था तो वहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ होती थी उनको भंजक कर देता था, नष्ट कर देता था और पूजा का सामान जो है वो जला देता था। तो मतलब ये भगवान पर विश्वास नहीं करता था और यह एक नास्तिक राजा हुआ करता था दोस्तों। तो दोस्तों 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के शिव जी के मंदिर पर आक्रमण किया। और दोस्तों आपका सोमनाथ जो है गुजरात में पड़ता है, और सोमनाथ में उस समय जो राजा होते थे वो भीम प्रथम होते थे, जिसको आप मूल राज प्रथम भी कह सकते हो। दोस्तों जब महमूद गजनवी मैं इसको थोड़ा सा क्लियरिफाई कर देता हूँ दोस्तों। 1025 में जब ये सोमनाथ के शिवजी के मंदिर को लूट कर जा रहा था, जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते की जो खबर है खोखरो यानी जाटो
को पता लग जाती है। मतलब जाटो और खोखरो दोनों एक ही बात है, जाटो को ही खोखरो बोल देते थे पहले के समय में। दोस्तों पहले क्या होता था, जब भी कोई सोना लूटा जाता था तो घोड़ों के दोनों ओर, यानी जैसे आपने देखा हो मूवी वगैरह में कि घोड़ों के दोनों ओर बोरियां टांग देते थे और उन बोरों में सोना भर के ले जाया करता था राजा लूट कर। तो दोस्तों जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ लाइन में घोड़े चल रहे थे, और जैसे ही इस रास्ते की सूचना जाटों को मिलती है, वो महमूद गजनवी के लास्ट के 2 घोड़ों या 3 घोड़ों को लूट लेते हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही महमूद गजनवी अपने साम्राज्य में पहुंचता है, वहाँ जाकर देखता है कि हमने तो सोना बहुत सारा लूटा था और जब हम वहाँ से चले थे तब घोड़ों की संख्या भी ज़्यादा थी, लेकिन ये हमारे पास कम घोड़े कैसे आए और कम सोना कैसे पहुँचा। तब उसे पता लगता है, उसे सूचना मिलती है कि जिस रास्ते से तुम आए हो उस रास्ते से कई घोड़ों को लूट लिया गया है, तुम्हारा सोना जो है वो जब्त कर लिया गया है। और पता भी लग गया उनको कि वहाँ पर आक्रमण करने वाले, सोना लूटने वाले कौन थे, खोखरो होते थे, मतलब जाटों ने वो सोने को लूट लिया था। तो दोस्तों इस चीज़ का बदला लेने के लिए महमूद गजनवी 1027 में वापस जाता है और खोखरो और जाटों पर आक्रमण करता है। दोस्तों कहा जाता है महमूद गजनवी का ये अंतिम युद्ध होता था, क्योंकि इस युद्ध में महमूद गजनवी को एक तीर लगता है, लेकिन उस समय महमूद गजनवी इस तीर को हल्के में ले लेता है। वो सोचता है कि मामूली सी चोट है, हो जाएगी ठीक, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये तीर जो है इतना बड़ा घाव बन जाता है, जो कि 3 साल तक चलता है ये घाव, और इस घाव का कहीं भी इलाज नहीं मिलता, और सही तरीके से इलाज ना मिलने की वजह से 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों महमूद गजनवी का जो प्रमुख उद्देश्य अगर आपसे पूछ ले तो आप आसानी से बता सकोगे। आक्रमण करना होता था, धन को लूटना होता था और मूर्तियों को तोड़ना होता था। और दोस्तों महमूद गजनवी के साथ 4 इतिहासकार, सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों ये कि महमूद गजनवी के साथ 4 इतिहासकार भारत आए थे, जिसमें से एक का नाम था फिरदौसी, दूसरे का था उतवी, तीसरे का फारूकी और चौथा होता था अलबेरूनी। इन चारों में से सबसे इम्पोर्टेंट अलबेरूनी होगा। अलबेरूनी की किताब इम्पोर्टेंट होगी। चलिए दोस्तों फिरदौसी की किताब पढ़ लेते पहले। दोस्तों जो फिरदौसी होता था, फिरदौसी की एक पुस्तक होती थी जिसका नाम होता था शाहनामा, और डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है शाहनामा पुस्तक के लेखक किसे माना जाता है, फिरदौसी को माना जाता है। और फिरदौसी कौन होता था, फिरदौसी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, इतिहासकार हुआ करता था। दोस्तों अलबेरूनी की जो पुस्तक होती थी वो होती थी ताकीदे हिंद, और जिसको आप हिंद का दर्पण भी बोल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पूछे जाने वाली एग्जामों में क्वेश्चन ये रहेगा कि ताकीद ए हिंद जो कि अलबेरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसमें हरियाणा के किस स्थान का वर्णन मिलता है, तो हरियाणा के ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। दोस्तों अलबेरूनी की ये पुस्तक इतनी अच्छी पुस्तक मानी जाती है दोस्तों, जिसमें हर एक चीज़ को दर्शाया गया है, छोटी से छोटी चीज़ों को नोट किया गया है, चाहे वो आर्थिक से हो, चाहे वो सामाजिक से, चाहे वो राजनीतिक से, चाहे वो सैनिकों से। इस पुस्तक में सभी के बारे में दर्शाया गया है, और कहा गया है दोस्तों इस पुस्तक ने भारत को जो है आईना दिखा दिया था, भारत का दर्पण दिखाया गया है इस पुस्तक में। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो अलबेरूनी की लिखित पुस्तक है ताकीद-ए-हिंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक मानी जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया अपना तुर्की साम्राज्य और मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते थे हमारे। दोस्तों आपको अगर इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो हमारा नाम रहेगा वो लर्निंग एक्सीलेंस के नाम से ही मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आगे आपको ऐसे ही सीरीज़ कंटिन्यू मिलती रहेगी, और इसकी भी कम से कम हम आपको 15-20 वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपके सभी के सभी मिडिवल इंडिया के टॉपिक क्लियर हो जाए। आगे एग्ज़ाम बहुत सारे आने वाले हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि उन एग्ज़ामों से पहले ही हम आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री प्रोवाइड करवा दें।
चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और वीडियो पसंद आए तो और दोस्तों को भी बताएं, ताकि और दोस्त भी हमारी इस वीडियो का आनंद उठा सके। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों के पास हमारी ये PDF फाइल पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।